पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब हम सब याद करते हैं तो मुझे पर्टिकुलरली उनकी एक बात हमेशा याद आती है, और वो ये कि एक आदमी को शिक्षित करेंगे तो आप एक शख्स को शिक्षित करेंगे, लेकिन एक महिला को शिक्षित करेंगे तो आप पूरे परिवार को और आगे पूरे देश को शिक्षित करेंगे। तो आज उसी सीख को, उन्हीं बातों को याद करते हुए हम न सिर्फ प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, बल्कि आगे 2030 तक क्या रोड मैप है, राजस्थान कितना विकसित होगा, महिलाएं, आपके बच्चे कितने शिक्षित, कितने उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, ये चर्चा करने के लिए हमारे जो बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर अजय कौशिक जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं महिला अधिकारिता, महिला बाल विकास, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें मंच पर अजय कौशिक जी का। अजय जी, काफी सालों से ये जो तमाम योजनाएं बनती हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन चर्चा की जब मैं शुरुआत करूंगी, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आप खुद डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, जहां से योजनाओं का संचालन किया जाता है। राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई 2019 में, मुख्यमंत्री ने इंदिरा महिला शक्ति निधि, जिसके तहत 1000 करोड़ की निधि जो है वो अलग अलग योजनाओं के तहत आवंटित की गई महिलाओं के उत्थान के लिए। तो जरा हमारी महिलाओं को, राज्य के लोगों को बताएं सबसे पहले इस योजना के लाभार्थियों तक कैसे ये योजना पहुंच रही है और ये है क्या? धन्यवाद मैम। मैम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आपने इस विषय पे इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि महिलाओं की समग्र विकास किया जाए, हर क्षेत्र में विकास किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक निधि, 1000 करोड़ की निधि की उन्होंने घोषणा की, और उसके तहत उन्होंने कहा कि आप जो भी योजनाएं बनाएं, विभाग जो भी योजना बनाए, उसको फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और उसके तहत हमने उड़ान योजना, उसके तहत इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और कई योजनाएं बनाई और वो धरातल पे उतारी, और वो बहुत ही अब सक्सेसफुल चल रही है। और महिला और का सशक्तिकरण हर एक क्षेत्र में हो रहा है इन योजनाओं के माध्यम से। तो किसी भी तरह की योजना में, खासतौर पर जो महिला और बच्चों के विकास से जुड़े, इसमें फंड की कमी ना हो, इसके लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का आगाज किया गया। मुख्य तौर पर शिक्षा हो, आत्मनिर्भरता हो, स्वास्थ्य हो या फिर आपकी सुरक्षा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान की सरकार ने, गहलोत सरकार ने कोशिश की है कि जो फंड है वो आवंटित किया जा सके, लाभ आप तक पहुंच सके। सर, शिक्षा की जब हम बात करते हैं, ये तमाम महिलाएं भी बैठी हैं जो आज आत्मनिर्भर हैं, लेकिन राजस्थान के गांव-गांव में और धाणी धाणी जिसे कहते हैं, कई ऐसी महिलाएं, लड़कियां आज भी शिक्षा से वंचित हैं। वो आस देख रही हैं कि कब बेसिक शिक्षा उन तक पहुंचे। तो ऐसे में इस योजना के तहत उनके लिए क्या क्या लाभ है? मैम, स्कूल एजुकेशन जो कि अब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंच चुका है, तो एक समग्र शिक्षा, मतलब जो रेगुलर शिक्षा है उसका नीचे तक, धरातल तक पहुंच चुका है। फिर भी कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी बालिकाएं हैं जो किसी कारणवश वंचित रह जाती हैं शिक्षा से, अपनी फॉर्मल शिक्षा वो नहीं ले पाती हैं। उसके लिए हमने शिक्षा सेतु एक स्कीम चलाई है। उसके शिक्षा सेतु के माध्यम से, जैसे कि रेगुलर शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है अजमेर, उसी तरह से स्टेट ओपन स्कूल है। उस स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से बालिकाएं अपनी 10th की शिक्षा और 12th की शिक्षा डायरेक्ट, मतलब सीधे ही वो, अगर वो किसी कारण से ड्रॉप आउट हो गई है, 5वीं के बाद छूट गई है परीक्षा, एजुकेशन 3rd के बाद, 8th के बाद, तो उन्हें सीधे वहां पे एंट्री मिलती है। उसके लिए कोई भी उनको पास आउट, जैसे 9th पास करना जरूरी नहीं है, या कोई भी उसको फॉर्मली डॉक्यूमेंट जमा, TC वगैरह इस तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो सीधे 10th का प्रवेश ले सकती है। तो इस तरह की जो सेतु योजना बनाई है, जिसमें कि महिलाएं 10th और 12th डायरेक्ट कर सकती हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस हर एक, अगर किसी कारण से शिक्षा छूट गई है तो वो पुनः उसको प्राप्त कर सकती है, और उससे आत्मबल मिलेगा, उसको अपना कुछ काम करना चाहती है उसको शिक्षा और ये सब मिलेगा। तो इस योजना के तहत, यानी कि ये एक सेतु है जिसमें शिक्षा उन्हें मिल सकता है, 10वीं 12वीं का एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें मैम अब तक लगभग 2 लाख बालिकाएं, मैं आपको बहुत, मतलब पिछले 2-3 साल में ही लगभग 2 लाख और 2,04,000 बालिकाओं में इसमें नामांकन कराया, और वो अपनी एजुकेशन इसके माध्यम से पूरी कर रही हैं। और शिक्षा में इसी योजना के तहत सर कंप्यूटर शिक्षा की भी एक फैसिलिटी दी गई है कि महिलाओं को, एक एक महिला को कंप्यूटर सिखाया जाए। बिल्कुल मैम,
हमने हमारे विभाग ने ये जो डिजिटल लिटरेसी है या जो कंप्यूटर शिक्षा है उसको कराने के लिए RKCL जो राजस्थान कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके माध्यम से हम कंप्यूटर एजुकेशन उनके पूरे राजस्थान में संदर्भ उनके जो RKCL के जो केंद्र हैं वो संचालित हैं और वहाँ गांव-गांव या मोहल्ले-मोहल्ले में जाके वो अपना एनरोलमेंट मतलब निकलता है, इसकी ऐड निकलता है, उसमें ऑनलाइन वो आवेदन कर सकती हैं महिलाएं बालिकाएं और उससे उसके RKCL के माध्यम से लगभग 75,000 बालिकाएं हर साल हम उसमें एजुकेशन दे रहे हैं उसको। RSCIT नाम के करके कोर्स है जो बेसिक कंप्यूटर उसमें जानकारी दी जाती है, इंटरनेट और सारी उसके सिखाया जाता है। तो ये हम हर साल और अब तक इसमें लगभग 2,84,000 महिलाएं और बालिकाएं इसमें ये पाठ्यक्रम या ये कोर्स कर चुकी हैं। तो हम कंप्यूटर शिक्षा पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और अभी भी इस समय भी अगर आप देखें तो ये निकला हुआ है और अभी इसका आवेदन पूरे हुए हैं तो वो अभी स्क्रूटनी चल रही है और 15 दिन बाद ही ये फिर हम लगभग 75,000 महिलाओं को इसमें कंप्यूटर एजुकेशन दिला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए ये राजस्थान का नवनिर्माण ही है जहां महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है, डिजिटल एजुकेशन भी दिया जा रहा है क्योंकि डिजिटल का जमाना है। लेकिन इसके अलावा शिक्षा जब लड़कियों को, बच्चियों को, माताओं को मिल रहा है, जरूरी हो जाता है कि वो रोजगार प्राप्त कर सकें, जरूरी होता है कि वो महीने भर की कुछ ऐसी रकम जो है वो कमा सकें जिसके लिए उनका आत्मनिर्भर होना सबसे जरूरी है। और फिर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। बिल्कुल मैम, मैं ये कहूंगा कि जो कंप्यूटर लिटरेसी जैसे अभी अपन कंटिन्यू करें, RSCFA वित्तीय लेखांकन का भी एक कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स है। तो ये जब ये और स्किल एजुकेशन कौशल विकास के भी, तो ये जब महिला किसी भी क्षेत्र में चाहे कौशल विकास करके अपने आप को तैयार करती है, कंप्यूटर शिक्षा के बाद तैयार करती है, फॉर्मल एजुकेशन के बाद तैयार करती है, तो उसके बाद फिर उसमें आत्मनिर्भरता जैसा आपके बता रहे हैं, कुछ उसमें आजीविका, जॉब या इस तरह की उसके फिर फीलिंग्स आती हैं, अपना कुछ स्वयं का रोजगार करें। उसके लिए फिर नेक्स्ट स्कीम्स लगा रखी हैं, उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को अपना स्वयं का कुछ भी काम, जैसे मान लीजिए ब्यूटिशियन का कोर्स किया उसने, सिलाई का कुछ कोर्स किया और किसी का कोर्स किया या उसको ये चीज खोलनी है अपने, तो वो उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ लेके ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और उसको सरकार 25% सब्सिडी, जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख का लोन लिया है तो आपको 25,000 रुपए सरकार द्वारा मुहैया कराए जाते हैं और SC ST और पीड़िता विधवा परित्यागता के लिए 30% तक की सब्सिडी है। तो ये जो अनुदान युक्त ऋण है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में शुरू में जब ये शुरू किया गया था तो मात्र 100 या 200 आवेदन आए थे, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको ये बताऊंगा लगभग 155 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन अब तक ऋण किया जा चुका है और लगभग 2,500 से 3,000 महिलाएं इसमें उनको ऋण वितरित किया जा चुका है, आवंटित किया जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देखता हूं कि महिलाओं में काफी अपना उद्यम लगाने का एक जज्बा है और वो उसमें आगे बढ़ रही हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया सर, कैसे महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये अनुदान युक्त ऋण जो है लगभग 155 करोड़ का अब तक प्रदेश की महिलाओं को दिया जा चुका है। प्रदेश की महिलाएं जो आपको हमारे सामने सुन रही हैं और जो टीवी के माध्यम से भी, लाइव स्ट्रीमिंग में भी सुन रही हैं, उन्हें बताइए कि अगर वो रोजगार हासिल करना चाहती हैं तो उनके लिए वर्क फ्रॉम होम से लेकर अमृता हाट तक की जो तैयारी सरकार ने की है, ये क्या तैयारियां हैं, क्या योजनाएं हैं और इसका लाभ इन महिलाओं को कैसे मिलेगा? जी हाँ, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वर्क फ्रॉम होम एक निजी क्षेत्र के माध्यम से, आपको पता है कि सभी महिलाएं कुछ ना कुछ, कई निजी क्षेत्र हैं, कोई राखी बना रही हैं, कोई घर में क्रोशिया का काम है, कोई और पैकिंग, बहुत सारे आज के नए नए काम है जो कि वर्क फ्रॉम होम में किए जा सकते हैं और जो व्यापारी वर्ग है, निजी क्षेत्र का वर्ग है, वो करवा रहे हैं। तो अब इन दोनों को मिलान करने के लिए आप काम करने के तैयार हैं और व्यापारी वर्ग है वो काम करवाने के लिए तैयार है, तो उन दोनों को कैसे मिलाया जाए, समन्वय कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी अनूठी योजना है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना। उसके अंतर्गत हम जो नियोक्ता है, जॉब प्रदाता है, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं एक पोर्टल पे, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम पोर्टल है, उस पे उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और वो अपनी अपॉर्चुनिटी, जो उसके रोजगार के अवसर हैं, जो उसे काम कराना है, वो उस पे डालता है कि भाई मेरे को ये काम कराना है, मेरी दर इतनी रहेगी, मेरे को इतनी महिलाएं चाहिए, इस तरह का वो पूरा डिटेल डालता है।
और महिलाएं जो हैं वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे करके और वो वहां पे उसको आवेदन कर सकती हैं और दोनों आपस में एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए भी और उसके लिए भी। तो इस तरह का एक वर्क फ्रॉम होम पोर्टल है मैम, उसके माध्यम से हम महिलाओं को और जॉब देने वालों को दोनों को जोड़ते हैं और विभाग इसमें समन्वय का काम कर रहा है मैम। अमृता हाट के बारे में भी आप अमृता हाट मैम, अमृता हाट में एसएचजीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह, वो अपने 10-10 की महिलाएं ग्रुप हैं जो कि आप सब जानते हैं, वो अपने कुछ काम करती हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उनको बाजार चाहिए, उनको विपणन के लिए एक सुविधा चाहिए, अपना सामान कहाँ बेचें, कैसे करें, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने शुरू कर रखा है जिसपे कि महिला बाल विकास अमृता हाट करके एक बाजार या एक मेला लगाता है जो कि प्रत्येक संभाग में लगता है, प्रत्येक जिले में लगता है, जयपुर राष्ट्रीय मेला लगता है। तो एक 7-8-10 दिन का ये मेला जो लगता है उसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी महिला एसएचजीज ग्रुप हैं वो निःशुल्क आवंटित की सामान बेच के अपना काम कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पर। और देखिए, जब महिलाओं के लिए उनके किस तरीके से इस तरह की योजनाएं बन रही हैं कि उन्हें और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि योजनाओं का बनना और जमीनी स्तर पर एक एक महिला तक इस योजना का लाभ पहुंचना, इसका संचालन हो पाना। कई महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षा हासिल कर रही हैं, लड़कियां हासिल कर रही हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए अपने परिवार का साथ देना चाहती हैं, वो कुछ रोजगार चाहती हैं। वो कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाएं? मन में कोई आइडिया होगा, बिजनेस शुरू करना होगा, ऋण हासिल करने से लेकर चाहे वो अपने घर में ही कुछ स्मॉल स्केल सामान बनाकर अमृता हाट में बेचना चाहती हैं कि वहां से कुछ कमाई हो जाए परिवार चलाने, इस योजना तक ये महिलाएं कैसे पहुंचेंगी, ये समझाइए। ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि महिलाएं इतना उनको समय नहीं मिल पाता है। कई बार कि अखबार पढ़ा जाए, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, प्रचार प्रसार के जो भी माध्यम, आजकल तो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े ऐड निकाल रही है, तो सोशल मीडिया भी है, हमारा विभाग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी है। आप और हमारे विभाग का हर जिले पे, हर ब्लॉक पे भी ऑफिस है महिला अधिकारिता का और महिला बाल विकास या आईसीडीएस का, वो भी इक्वली हमारे ही विभाग का पार्ट है। तो हमारे विभाग के जो ब्लॉक स्तर के ऑफिसेज हैं, इवन गांव में जो साथिन है, हमारी एक साथिन करके है जो प्रत्येक गांव में मैम, तो उन साथिनों के माध्यम से हम ग्राम पंचायत में, ग्राम सभाओं में, इन सब में प्रचार प्रसार कराते हैं, योजनाओं के बारे में जानकारियां देते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर वो साथिन के टच में रहेंगे, उनसे पूछेंगे, तो डेफिनेटली वो उनको पूरी स्कीम के बारे में, समग्र स्कीम्स और उसमें कैसे पहुंचा जाए, कैसे उसमें आवेदन किया जाए, उन सब की जानकारी साथिन के माध्यम से, आशा वर्कर्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अजय जी, ये तो हमने बात कर ली कैसे महिलाओं तक शिक्षा पहुंचाई जाए, कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, लेकिन एक महिला को आत्मनिर्भर बनाने में और महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ा योगदान होता है एक स्वस्थ महिला का। तो जब हम बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य की, इसे लेकर भी कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तारीफ मैं करना चाहूंगी उड़ान योजना की। और आप में से बहुतों ने इसका लाभ उठाया होगा, और जो नहीं उठा पाई हैं वो अजय कौशिक जी से समझिए कि ये उड़ान योजना क्या है। मैम, महत्वाकांक्षी योजना है राजस्थान सरकार की और ये यूनिक अनूठी योजना है। पूरे भारत में पहली बार ये देखा कि सभी महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स का निःशुल्क वितरण। इसके मैसेज ये है इसमें कि प्रत्येक महिला इसका लाभ उठाए और जो स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम आती हैं, अगर हम नैपकिन्स यूज नहीं करते हैं और बाझपन और इसमें और उसकी जो फीमेल संबंधित जो समस्या है वो पैदा होती हैं, कैंसर तक हो जाते हैं और बहुत महिला परेशान रहती है। तो इन सबको महसूस करते हुए सरकार ने ये योजना चलाई है कि जिससे कि महिलाओं में एक जागरूकता भी है इसके प्रति, और वितरण किया जा रहा है आंगनबाड़ियों के माध्यम से, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब के माध्यम से। और एक बहुत बड़ी उड़ान योजना जिसका बजट 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष रखा है और हर महीने 12 नैपकिन्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस तरह का एक बहुत बड़ी योजना है जो कि धरातल पे लाई गई है और एक अनूठी योजना है। इसके स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य पे काफी इसको फायदा मिल रहा है और काफी तरह की बीमारियां जो इस कारण से होती है वो दूर हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है।
बिल्कुल सर। और देखिए, जब हम आपसे सवाल पूछते हैं तो जहन में एक सवाल और ये भी आता है कि जब हम ये चर्चा करते हैं कि भारत, सोचिए, चांद पर पहुंच गया, क्या हम ये सोचते हैं कि इस पूरे प्रोसीजर में एक बहुत बड़ा हाथ उसके पीछे महिलाओं का भी था, जिन्होंने चांद तक पहुंचने में मदद की? लेकिन ठीक इसी वक्त में गांव-गांव तक में कुछ ऐसे घर भी हैं जहां इस तरह के हाइजीन को लेकर, स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर महिलाएं चर्चा करने में भी शर्माती हैं। परिवार के सामने खुलकर ये बातें नहीं की जाती हैं। उड़ान योजना के तहत जब फ्री सैनिटरी नैपकिन्स महिलाओं को दिया जाता है, इसकी जानकारी उन तक, लड़कियों तक, बच्चियों तक पहुंचे, और कैसे, क्या स्वास्थ्य केंद्रों तक जाना होगा, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स लेना भी बहुत परिवारों के लिए कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो कपड़ों का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं, ना कि बाजार जाकर सैनिटरी नैपकिन खरीदना। तो इस योजना के तहत कितनी लड़कियों को लाभ मिल पाया? मैम, इसमें लगभग आप समझ लीजिए 1.5 करोड़ महिलाओं को प्रत्येक महीने ये लाभ मिल रहा है। तो प्रथम चरण में करीब 30 लाख महिलाओं को मिला था जो 19-20 में था। उसके बाद उसका दायरा बढ़ाते हुए 1.5 करोड़ महिलाओं को और उसका दायरा बढ़ाया गया है। तो वर्तमान में मान के चलिए आपकी लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 12 नैपकिन्स लगभग वितरण किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी, और 60,000 आंगनबाड़ी जो सेंटर से, वहां से, स्कूल से, कॉलेजेस से, इन सभी के माध्यम से लगभग 1 लाख वितरण केंद्र हैं, उससे व्यवस्था की जा रही है इसके वितरण करने की। तो एक बहुत जो सोच ही नहीं सकते इस टाइप की ये व्यवस्था की जा रही है और उसको दिया जा रहा है लाभ। निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है बाकी राज्यों को भी ऐसे में राजस्थान से सीख लेनी चाहिए कि कैसे महिला और बच्चियों के हाइजीन को लेकर उड़ान योजना के तहत 1.5 करोड़ लड़कियों को इसका फायदा मिला है। फ्री सैनिटरी नैपकिन्स जो है हर महीने दी जाती हैं। आप सोचिए, लगभग 8 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में 3.5 करोड़ की आबादी जो है वो महिलाओं की है, और इसमें 1.5 करोड़ बच्चियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन्स आवंटित करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। जरा जोरदार तालियां हो जाए इस योजना के लिए। सर, हमने आत्मनिर्भरता की बात कर ली, स्वास्थ्य की बात कर ली, और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल जो देश भर में महिलाओं को सताता है, स्कूल नहीं जाना क्योंकि बच्चियों की सेफ्टी एक प्रायोरिटी हो जाती है, जॉब करने नहीं जाना है क्योंकि बच्चियों की सेफ्टी एक प्रायोरिटी हो जाती है, महिलाओं को अपनी योजनाओं को मार्केट में उतारने नहीं देना क्योंकि एक सेफ्टी प्रायोरिटी हो जाती है। पुरुषों के मन में ये डर रहता है, परिवार के मन में ये डर रहता है कि हमारे घर परिवार की महिलाएं समाज में कितना सुरक्षित हैं। तो सुरक्षा, महिला सुरक्षा राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं ये भी हम समझना चाहेंगे। जी मैम, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा, जैसे मैम ने बताया, और पूरी कंसर्न है, सभी लोग चिंतित हैं। अभी पहले भी वक्ता आए, उन्होंने सब में ये चिंता की, जब महिला आगे बढ़ रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, नौकरी पे जा रही है, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है। हमारी समाज में पुरुषों की सोच, या जो भी इस तरह के अटैक करते हैं, या जो महिलाएं भी महिलाओं को परेशान कर रही हैं, या पुलिस कर रहे हैं, वो जो एक सोच है, वो एक तो सामाजिक बदलाव इसमें बहुत जरूरी मानता हूं मैं, वो तो होना ही चाहिए। उसके अतिरिक्त जो घर पे घरेलू हिंसा है या और तरह की हिंसा महिलाओं पे हो रही है, उसके लिए सरकार ने महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, एक बहुत बड़ी योजना है महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, जो कि अभी गवर्नमेंट लास्ट ईयर की जो बजट घोषणा है उसमें, इसी साल की बजट घोषणा में 246 महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, जो कि प्रत्येक पुलिस थाना, प्रत्येक पुलिस सर्किल, जैसे होता है पहले जिला स्तर पे चल रहे थे, जो कि 33 थे, और कुछ सर्किल पे और थे, 40 करीब चल रहे थे, जिसको बढ़ा के 246 की संख्या कर दी है सरकार ने इस साल। तो उनका पूरा ध्यान है कि महिला सुरक्षा सलाह केंद्र बनाए जाए, जिसमें यदि महिला को कोई भी परेशानी है तो वो थानों में चलते हैं। ये जो महिला सुरक्षा केंद्र है, ये थानों के साथ चलते हैं, थानों के अंदर ही चलते हैं। उसमें महिला को यदि कोई परेशानी आती है, क्योंकि उसको नेचुरली पुलिस थानों में जाने में, फॉर्मल FIR कराने में, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया में वो नहीं जाना चाहती है महिलाएं, तो वो चाहती हैं, तो उनको एक सीधा और सच्चा और अच्छा समाधान चाहिए। तो उसके लिए महिला सुरक्षा सलाह केंद्र पे जाएंगी अगर वो, तो उनको अगर पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत होगी तो वहां पुलिस प्रोटेक्शन उनको दिलाया जाएगा। उनको विधि सलाहकार की, वहां पे विधि सलाहकार हैं, पुलिस प्रोटेक्शन है, और सारी सुविधाएं हैं। तो वो वहां अगर जाती हैं तो उनको इजी
उनको अपने हिसाब से उनको बहुत अच्छा समाधान मिलता है और वहां ट्रैकिंग भी होती है। यदि आपने कोई समस्या बताई और उसके बाद वो 1 महीने तक आपको ट्रैक करेंगे, बताने के बाद भी वो आपसे खुद संपर्क करते हैं और वो पूछते हैं कि मैडम ये समाधान हो गया या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को पाबंद करना होता है तो उसको पाबंद भी किया जाता है। अगर घर वालों को किसी को पाबंद करना है, उसको अगर ताने मिल रहे हैं दहेज के या कोई और छोटी मोटी बात है तो उस पर भी पाबंदी होती है। नशाखोरी करके उसका मान लो हस्बैंड है या और कोई उसको परेशान कर रहा है तो उस पर पुलिस व्यवस्था भी होती है। तो ये सारी चीजें उसको एक ही सेंटर पे मिल जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। वैसे इसी साल इसका क्षेत्र, ये दायरा बढ़ाया है मुख्यमंत्री जी ने। तो महिला सुरक्षा केंद्र पे यदि कोई इस तरह की आपके पास कोई आप परेशान हो रहे हैं, कोई ऐसी बात है, तो यू जस्ट कॉन्टेक्ट देम, उनसे आप संपर्क करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी समस्या का निदान होगा। इसी तरह से वन स्टॉप सेंटर जो कि 24 घंटे चलते हैं, वो जिला हेडक्वार्टर पे चलते हैं, वहां पे भी इस तरह की व्यवस्था है। वो अस्पताल में यदि कोई पीड़िता आती है, कोई उसके साथ दुर्घटना हो गई तो उसको वन स्टॉप सेंटर पे उसके लिए व्यवस्था है। वहां पे उसकी एक ही जगह पहुंच के, क्योंकि उसको परेशाानी होती है महिला को, कहाँ जाए, मेडिकल के लिए जाए, पुलिस के लिए जाए, विधि सलाहकार के लिए जाए, वहां पे एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही छत के अंदर नीचे उसको सारी तरह की सुविधाएं मिलती है। तो मैम इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा महिलाएं जागरूक होंगी, समझेगी, तो ये सारी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं समझता हूं अब बदलाव शुरू होगा और इस तरह की समस्या नहीं आएंगी। और उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि बदलाव शायद शुरू हो चुका है। और आपकी तो मैं और बताना चाहूंगा 181 हेल्पलाइन मैम, 181 हेल्पलाइन है जिसपे कि आप सीधे फोन पे 181 एक सेंट्रलाइज नंबर है जिसपे आप संपर्क करके अपनी किसी समस्या को या कोई भी आपके पास मैटर है तो आप उसको बता सकते हैं। वो आपको डाइवर्ट करेंगे या वो आपको फिर आगे फोन करके कनेक्ट करेंगे और वहां से जहां से आपको जरूरत है वहां पे वो आपको पहुंचाएंगे या उसकी आपसे बात करा के आपकी समस्या का निदान करेंगे। तो ये 181 हेल्पलाइन भी महिलाओं के लिए स्पेशल है और उसपे के माध्यम से भी आप अपना कोई समस्या हो तो उसको निदान पा सकते हैं। तो 181 भी एक ऐसी सुविधा है जैसे कि हम अन्य जगहों पर डायल 100 सुनते हैं कि कोई भी दिक्कत हुई महिलाओं को तो सबसे पहले आप 181 डायल करें और अपनी शिकायत उसमें दर्ज कराएं। बिल्कुल सर देखिए, सवाल अब ये भी उठता है कि ये तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए बन गई हैं, लेकिन सशक्तिकरण उनका तब हो पाएगा जब महिलाएं खुद अपने आप को इन बेड़ियों से तोड़कर बाहर आ पाएंगी। और आज शायद ये मंच भी इसीलिए सजा है कि हम इस पर चर्चा करें, महिलाओं को शामिल करें, आप जैसे मेहमानों को यहाँ पर बुलाएं जो ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे शायद महिलाएं वंचित रह गई हों। सवाल यह है कि महिलाएं ये बेड़ियां तोड़े कैसे। शिकायत कराने जाने में कई बार वो खुद संकुचित होती हैं कि जाने दो ये मामला है, इसका अब क्या शिकायत करना, झेलने को वो मजबूर हो जाती हैं। हाँ मैम, ये उनका शाही नेचर है, अपना परिवार का सोचती हैं। उनको लगता है कि मैं शिकायत करूंगी तो क्या पता झगड़ा ज्यादा नहीं बढ़ जाए, मैं नई मुसीबत में नहीं पड़ जाऊं। इस तरह की उन्हें मन में धारणाएं रहती हैं। ये देखा गया है प्राय, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा आगे आती हैं तो वो जैसे मैं बताऊं, एक बाई हमारे यहाँ काम करती थी, उनके जो हस्बैंड है उनको परेशान करते थे, दारू पी के उनको पिटाई भी कर देते थे और अब्यूज करते थे, अपशब्द बोलते थे। तो थोड़ी सी उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने महिला सुरक्षा सलाह केंद्र पे जाके या पुलिस थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, उसने उसको, उनके पति को पाबंद कर दिया कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा कागज दे दिया और उनको बुला के थाने में समझा दिया। उसके बाद से मैम, उसके बाद से आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा बोल्ड करेंगे स्टेप, उसको ये भी लगता था कि जाऊंगी तो क्या पता वो और नाराज हो जाए, पता नहीं और ज्यादा पिटाई करे, मेरी और स्थिति, मेरा घर बर्बाद, लोग क्या कहेंगे, इस टाइप की चीजें। बट उसका खुद का जो है ना पूरा जीवन उसमें खराब हो जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा इसमें कि अगर इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं, कोई आपको ताना मार रहा है, कोई दहेज के लिए परेशान कर रहा है, कोई इस तरह की छोटी मोटी चीजें हैं, तो आप उसको पाबंद कराएं। उसमें कोई बहुत बड़ा आपको नहीं करना है और बहुत ये हम कुछ सीक्रेट भी रखते हैं। जहां पे आप जाते हैं, ये सब काम करते हैं, तो ऐसा नहीं वो प्रचार प्रसार होता है, तो वो बहुत सीक्रेटली उसको बुलाते हैं, जिससे आपकी परेशानी है उसको वहां समझाते हैं या उसको तामील कराते हैं और वापस चले जाते हैं। उससे आपको ये पहले ये नहीं मानना चाहिए कि पहले ही बदनामी हो जाएगी, इस तरह की चीज होगी। तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा आपको आगे होके बढ़ना होगा और करना होगा, यही इसका समाधान है। बिल्कुल, और मुझे भी यही लगता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। और एक सवाल अगला सर, क्योंकि आप
सरकार आप योजनाएं तमाम जो है इस पर विस्तृत जानकारी हमें दे रहे थे, आप इनसे जुड़े हुए भी हैं, बेहतर संचालन समझते हैं और करते हैं। लेकिन ये सवाल शासनिक या सरकारी नहीं, ये सवाल एक सामाजिक सवाल है आपसे, क्योंकि मेरी जब अजय जी से बात भी हो रही थी तो बड़ी दिलचस्पी हुई ये सुनकर और बहुत अच्छा लगा कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं का कंधे से कंधे मिलाकर चलना। लेकिन शायद बातों ही बातों में अजय जी ने मुझसे कहा कि इन योजनाओं को अगर हम जमीनी लेवल पर अमल पर ले आएंगे तो कंधे से कंधे मिलाकर नहीं, मैं चाहता हूं कि महिलाएं पुरुषों से और आगे चलें, 2 कदम आगे की बात ये सोचते हैं और निश्चित तौर पर उसका संचालन भी करते हैं। तो आप महिलाओं को पुरुषों से भी आगे पहुंचाने में लगे हुए हैं, लेकिन पुरुषों की इसमें कितनी भागीदारी होती है? क्योंकि समाज में एक बड़ा तबका, राजस्थान में एक बड़ा तबका परिवार में, चाहे वो पति हो, पिता हो, बेटे हो, वो पुरुषों का है जो काफी डोमिनेटिंग अब तक रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को डिसीजन मेकिंग लेना होगा, ये तमाम योजनाओं का लाभ उठाना होगा। इसके लिए आप इन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, मैं बदलाव देख रहा हूं समाज में, आप भी महसूस कर रहे होंगे। पिछले 20-30 सालों में काफी बदलाव हुआ है। महिला एजुकेशन का देख लीजिए, महिला रोजगार में देख लीजिए, हर एक क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही हैं। और परिवार वाले भी, चाहे उसके भाई हैं, चाहे उसके फादर हैं, मदर हैं, सभी उसको आगे चाहे बढ़ाने में पूरा योगदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं उनके भी बच्चे, वर्कर्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी बच्चियां पढ़ें। तो समाज का हर व्यक्ति महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है, मेरा अपना ये मानना है, ज्यादातर बाय एंड लार्ज, है ना। तो ये एक ठीक है, आदिवासी इलाके हैं, वहां थोड़ा सा भी कंजर्वेटिव है, उसको हम चेंज कर रहे हैं, तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समाज में महिलाएं पढ़ के, रोजगार करके और ये सब आगे बढ़ रही हैं। तो जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें भी यही है कि मैम गारंटी, हर चीज की गारंटी पे अब आ रहे हैं। अब नया विजन यही आ रहा है कि हम कंप्यूटर की लिटरेसी गारंटी दें, हम एजुकेशन की गारंटी दें, हम रोजगार की गारंटी दें, हर चीज गारंटी शुदा होनी चाहिए और उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और ये जो महिला नीति है वो समानता की बात करती है कि महिलाएं पुरुषों के समान हो, समान इन द सेंस कि अगर मान लो 50 पुरुष पढ़े हुए हैं समाज में तो 50 महिलाएं भी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए। अभी 50 और 30 का आंकड़ा है, तो उनको भी 50 तक लाना है। तो बल्कि मैं ये मैम को ये कह रहा था कि आप जो स्थितियां बन रही हैं, और अच्छी बात है कि हम ये चाहते हैं कि महिला 50 नहीं 60 हों, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है आपस में, इनमें हम कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं। बस एक है कि भाई इनको भी इक्वली, किसी कारण से कोई पीछे रह गया है, नहीं पढ़ पाया, नई अपॉर्चुनिटी मिल पाई है, तो उनको भी अवसर दिया जाए, समाज उनके साथ खड़ा है, योजनाएं उनके साथ खड़ी है और उनको भी आगे आने का मौका मिले। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, हमें यही समझना होगा कि महिलाओं को किस तरीके से उन्नति के पथ पर बस आगे ले जाना है। क्योंकि जैसा कि शास्त्री जी ने भी कहा, जैसे, और आपको बता दें कि जब ये कहा जाता है कि महिलाएं पूरे परिवार को चलाती हैं, मैं कहती हूँ पूरा परिवार नहीं, आज महिलाएं पूरे देश को चला रही हैं, चांद पर पहुंचा रही हैं, मंगल पर पहुंचा रही हैं। सर, जितने बजट में तो सैटेलाइट्स बनते हैं, उससे ज्यादा का बजट इस योजना के तहत अप्रूव किया है राजस्थान सरकार ने। 156 करोड़ भी आप बता रहे थे कि जो लोन है वो अब तक महिलाओं को दिया गया है, स्व सहायता समूहों की मदद की जा रही है। महिलाओं में सबसे ज्यादा अब फंड की कमी ना हो, उसके लिए इतना बड़ा बजट अलॉट किया सरकार ने। ये किस लेवल पर इसकी सफलता आप आने वाले वक्त में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो मिशन 2030 को लेकर अपना विजन पत्र तैयार कर रहे हैं। तो इस विजन में ये बजट, ये स्कीमें और ये तमाम जो महिला उन्नति के लिए कार्य किए जा रहे हैं, कितना लाभान्वित होंगे? बिल्कुल मैम, सरकार बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। 2021 में महिला नीति की भी राज्य सरकार ने महिला और बालिका नीति की भी घोषणा की, उसमें भी मैम 2030 तक वहां भी विजन है। दूसरे डिपार्टमेंट्स और एक यूनाइटेड नेशंस का विजन डॉक्यूमेंट है सस्टेनेबल गोल्स, वो भी 2030 तक है। और अभी विजन 30, मतलब 3 तरह की एक तरह से योजनाएं व्यवस्थित बन रही हैं। तीनों योजना का उद्देश्य ये है कि 30 तक हम महिलाओं को आगे लाएं और उनके बराबरी का, जेंडर इक्वलिटी में अपन ले जाएं। तो ये तीनों ही योजना का उद्देश्य है कि हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, मतलब महिला बाल विकास की योजना नहीं, जो दूसरे विभाग हैं वो उनसे भी समन्वय करके चीफ सेक्रेटरी महोदया की जो अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है मैम, उसमें महिला नीति में मॉनिटरिंग होती है। और महिला नीति में जो सारे विभाग राजस्थान के काम करते हैं, उसके अंतर्गत सभी विभागों को जो आवंटित कार्य हैं उनकी समीक्षा की जाती है,
और उन पे काम कराया जाता है। तो हाईएस्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग भी होती है और विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ा के और काम किया जा रहा है। बहुत खूब। अब क्योंकि वक्त की भी पाबंदी है, ऐसे में एक आखिरी सवाल आपसे अजय जी ये कि आज आपसे जो मैंने सार्थक चर्चा की कि राजस्थान की सोच है आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर महिलाएं बने, तो आज वक्त की जरूरत है, आज भारत को बुलंद करने की जरूरत है कि महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं या जो शिक्षा हासिल कर रही हैं वो अपनी शिक्षा के माध्यम से, और बाकी जो महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा हासिल नहीं की वो कौशल विकास योजनाओं की मदद से आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को बेसिकली संदेश यही है कि नया जो युग है, जो इंटरनेट और जो गांव-गांव में ये जो बदलाव आया है, मैं समझता हूं उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। जो इंटरनेट गांव-गांव में एक्सेस है सैटेलाइट से, पहले केबल से होता था, ये सब है। तो इंटरनेट का जमाना है, हर एक के अपॉर्चुनिटी हर एक के कदम पे है, दूसरी जगह वो देख सकता है, बहुत फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को समय के साथ थोड़ा बोल्डली आगे बढ़ें। आगे बढ़ रही हैं, लेकिन और आगे नई जनरेशन तो बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा जो पीछे रह गए उनको भी इक्वली सोच करके और इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए, सभी विभागों में आप योजनाओं पे ध्यान दें, महिलाओं के लिए बहुत काम किया जा रहा है, उनको आप उनका लाभ उठाते हुए और परिवार का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ें, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं अजय कौशिक जी आपका कि इतने खूबसूरत तरीके से आपने आज हम सबको बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बताया कि चाहे बात महिलाओं की शिक्षा की हो, महिलाओं की आत्मनिर्भरता की हो, आपके स्वास्थ्य की हो या फिर आपके सुरक्षा की बात हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। बस आपको करना ये है कि इन योजनाओं की जानकारी हासिल करना है और इन योजनाओं का लाभ उठाकर आपको खुद आत्मनिर्भर बनना है। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार कौशिक जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सार्थक चर्चा के लिए। थैंक यू।